सबको सादर प्रणाम। भाइयों और बहनों, आप सबका हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में सादर प्रणाम। आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने कहा था, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। बिनु निज भाषा ज्ञान के, मिटत ना शिय को शूल। मातृभाषा का ज्ञान हम सबके लिए अत्यंत अनिवार्य है, लेकिन साथ ही भारत जैसे विशाल देश के लिए एक संपर्क भाषा की जरूरत है। भारत में विभिन्न प्रांत हैं, विभिन्न खान पान, विभिन्न पोशाक, विभिन्न भाषाएं आदि हैं। फिर भी हमारी एकता अखंड है। इसलिए भारत के बारे में ये प्रसिद्ध है कि विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इसका कारण यह है, वेशभूषा, भाषा, खान पान आदि में अनेक भेद हैं। उदाहरण के लिए उत्तर भारत के लोग ज्यादातर रोटी खाते हैं, दक्षिण भारत के लोग ज्यादातर चावल खाते हैं। इसी प्रकार हर प्रदेश के जलवायु के अनुसार खान पान, रहन सहन और पोशाक में भी काफी विविधता है। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह खत्म करके, पूरा करके महात्मा गांधी जी भारत पधारे। भारत पधारने के बाद उन्होंने ये सोचा कि जिस प्रकार फिरंगी लोग दक्षिण भारत में भारतवासियों का अपमान कर रहे थे, उसी प्रकार यहाँ भी भारत में भी ब्रिटिश सरकार भारतवासियों का अपमान करती है और उनका उत्थान यानी उनका विकास वो सहन नहीं करती है, उन्हें पनपने नहीं देती है। सभी लोगों को गुलाम के रूप में रखकर, नौकर के रूप में रखकर अपना शासन, अपना अधिकार जमा लेना चाहती है। ये जानकर महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने ये संकल्प लिया कि इसको सुधारना है, देश को आजादी की अत्यंत जरूरत है। इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए पहले उन्होंने भारत भर में यात्रा शुरू की। भारत भर के हर गांव में, हर देहात में, हर शहर में वे घूम घूम कर भारतवासियों की दशा का अवलोकन करते आए। हर प्रांत में गए, हर प्रांत की प्रांतीय भाषा अलग है। असम में असमिया है, बंगाल में बंगाली है, बिहार में हिंदी है, आंध्रा में तेलुगु है, कर्नाटक में कन्नड़ है, तमिलनाडु में तमिल है। इस प्रकार हर प्रांत के अंतर भाषा के नाम पर भेदभाव है। अब भाषा ना समझने के कारण एक प्रांत वाले दूसरे प्रांत वालों से
संपर्क नहीं बढ़ा पाते। वो संपर्क ना बढ़ने का एकमात्र कारण भाषा भेद की समस्या है। इस भाषा भेद की समस्या को मिटाना चाहिए। उसके लिए क्या करना है? यही करना है कि दक्षिण भारतवासी उत्तर भारत की भाषाएं सीख लें और उत्तर भारतवासी दक्षिण भारत की भाषा सीख लें। लेकिन इसके लिए काफी समय लगेगा। लेकिन भारत की आजादी के लिए हमें एक होना है, हम सबको एक होना है। तो इसके लिए एक संपर्क भाषा की अत्यंत जरूरत है। इस संपर्क भाषा को चुनना है। सीख रहा हूँ, किससे चुनना है? ये भाषा सबके लिए सरल हो, आसान हो। भारत के अधिकांश लोग इसे बोलते हो और समझते हो, जानते हो। ऐसी भाषा की जरूरत है। वही संपर्क भाषा के रूप में काम कर सकती है और हर प्रांत वालों को पुल के रूप में जोड़ सकती है। इस बात के लिए उन्होंने किसी एक संपर्क भाषा को चुनना चाहिए। वो कौन सी भाषा? वे तो वैसे तो वे गुजराती हैं, उनकी मातृभाषा गुजराती है। फिर भी वे ये चाहते थे कि हर एक को अपनी मातृभाषा के प्रति विशेष महिमा, विशेष लगन होती है। फिर भी गांधी ने क्या किया? देश का ख्याल देखा, देश के बारे में देखा, देश के बारे में सोचा। तो देश के लिए एक अमुक भाषा की, आम भाषा की, संपर्क भाषा की जरूरत है। उन्होंने सोचा विचारा कि भारत में अधिकांश भारतवासी हिंदी बोलते हैं, लेकिन हिंदी में भी जगह जगह अनेक प्रकार की बोलियां हैं। वो तो हर भाषा में है। बोलियां जो है वो उस प्रदेश के अनुसार से गढ़ी बोली है, मैथिली है, अवधी है, इस प्रकार वो तो देशी बोलियां हैं। लेकिन वो भी भाषा के, हिंदी भाषा के अंतर्गत आ जाती है। ऐसे ही तमिल में भी ऐसा है, चेन्नई तमिल, कोवई तमिल, तिरुनेलवेली तमिल, लेकिन उसको तमिल ही बोलते हैं। उसी प्रकार चाहे ब्रजभाषा हो, चाहे अवधी भाषा हो, चाहे मैथिली हो, चाहे खड़ी बोली हो, कोई भी हो, लेकिन वो हिंदी ही है। इसीलिए हिंदी को आम भाषा के रूप में, संपर्क भाषा के रूप में हमें अपनानी चाहिए। वो अभी हमें क्या है? भारत को आजाद होना है। भारत को आजाद होने के लिए और आजाद करने के लिए हमें हर भारतवासी को आपस में मिलना जुलना है। तभी हम इस विदेशी राष्ट्र से, उसके चंगुल से हम छुटकारा पा सकते हैं और अपना स्वराज्य प्राप्त करना संभव है। इस संभव को सफल बनाने के लिए हमें पहले संपर्क भाषा की जरूरत है। वो संपर्क भाषा हिंदी ही हो सकती है। ऐसा उन्होंने महसूस किया और अनुभव किया कि चाहे मैं गुजराती हूं, वो बंगाली हैं, सुभाष चंद्र बोस बंगाली हैं, फिर भी कोई बात नहीं, एक संपर्क भाषा की जरूरत है।
पटेल गुजराती हैं, फिर भी एक संपर्क भाषा की, आम भाषा की जरूरत है। इसलिए उन्होंने हिंदी को आम भाषा चुना, हिंदी को संपर्क भाषा चुना। इस हिंदी के जरिए हम सारे भारत में घूम घूम कर स्वराज के बारे में, क्रांति के बारे में, सत्याग्रह के बारे में हम भाषण दे सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं, अपने गुट में उन लोगों को मिला सकते हैं। इसके लिए उन्होंने क्या किया, हिंदी का प्रयोग करना अत्यंत महत्वपूर्ण समझा, आवश्यक समझा। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए पहले उन्होंने क्या किया, दक्षिण भारतवासी जो है वे हिंदी नहीं जानते हैं, उन्हें हिंदी सिखानी है। जैसा कि उत्तर भारत में चाहे गुजरात हो, चाहे बंगाल हो, चाहे बिहारी हो, चाहे असम हो, कहीं भी हो, कोई भी भाषा हो, क्षेत्रीय भाषा, लेकिन हिंदी समझ लेते हैं। लेकिन वही दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण भारत में वो प्रथा नहीं है, वो सुविधा नहीं है। यहाँ के लोग हिंदी बिल्कुल नहीं जानते हैं। इसीलिए हमारी जो भावनाएं हैं, स्वदेशी की भावनाएं हैं, स्वराज की भावनाएं हैं, उसको सारे दक्षिण भारत में फैलाने चाहिए। उनमें भी आज़ादी की प्यास को जगाने चाहिए, आज़ादी के प्रति उन्हें जागरण करना है, जागरण देना है, उन्हें जागरूक करना है। इसके लिए भाषा नहीं है। इसलिए उन्होंने क्या किया, दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार को आवश्यक समझा। से आपको मालूम है, महात्मा गांधी जी जो भी कहते थे पहले वो करते थे। इसलिए उनका कहना था, करो पहले कहो पीछे, करो पहले कहो पीछे, पहले करो उसके बाद कहो। तो उन्होंने क्या किया, दूसरे लोगों से तुम हिंदी प्रचार करो कहने के पहले वे स्वयं करके दिखाना चाहते थे। ये सूद काटना भी उन्होंने स्वयं करके सबको सिखाया था। चरखा में सूद काटना भी खादी के लिए उन्होंने स्वयं करके सिखाया था। इसलिए हिंदी का प्रचार भी मैं स्वयं करके दिखाऊंगा, इसी उद्देश्य से अपने पुत्र देवदास गांधी को तमिलनाडु लाए, मद्रास लाए, जो आज चेन्नई कहलाता है, मद्रास लाए, और उन्होंने ही अपने पुत्र को पगला प्रचारक बनाकर दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा जो लाखों लोगों को हर साल हिंदी सिखा रही है, उसका नींव, उसकी नींव महात्मा गांधी ने डाली थी। अपने पिता को पहला हिंदी प्रचारक के रूप में रख करके उनको यहीं पर छोड़ करके हिंदी प्रचार का कार्य उन्होंने शुरू किया। इस प्रकार 1918 में हिंदी प्रचार सभा की स्थापना मद्रास में हुई। उस बिल्डिंग का, उस इमारत का शिलान्यास माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ये सब आपको मालूम है। इसलिए ये हिंदी के द्वारा आज हम चाहे जहां भी घूम सकते हैं, तो आज सारे उत्तर भारत में घूम सकते हैं, तो किसी भी कार्य के लिए हो। अब तो आज़ाद हो गया, अभी आज़ाद होने के कारण अब हमें आज़ादी का प्यास नहीं है, वो तो खत्म हो गया। हम आज़ादी, हमें आज़ादी पा ली है, फिर भी हमें अपने
आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, मतलब किसी धार्मिक यात्रा के लिए गया जाना हो, इलाहाबाद जाना हो, काशी जाना हो, प्रयाग जाना हो, ऋषिकेश जाना हो, हरिद्वार जाना हो, तो हम आसानी से हम जा सकते हैं और बिना किसी रुकावट के, बाधा के हम वहाँ के लोगों से संपर्क करके यात्रा पूरा करके वापस लौट सकते हैं। उसी प्रकार उत्तर भारतवासी दक्षिण में चाहे रामेश्वरम आए, चाहे श्रीरंगम आए, चाहे त्रिची आए, चाहे कहीं भी अपरने आए, कहीं भी आए, तो हिंदी के माध्यम से वे ये कार्य पूरा करके वापस लौट सकते हैं। अलावा इसके दक्षिण भारत के वासी ज्यादातर उत्तर भारत में व्यापार करते हैं, तो व्यापार करने के लिए वहां जाना पड़ता है, व्यापारियों से संपर्क करना पड़ता है, तो संपर्क के लिए हिंदी का प्रयोग होता है, इसके लिए भी हिंदी का प्रयोग हम करते हैं। उसी प्रकार उत्तर भारतवासी भी यहाँ आकर के बसने के लिए और रोजगार के लिए, आजकल देखिए त्रिपुर में देखिए 30% उत्तर भारत के मजदूर हैं, हर दिशा में, चाहे नौकर हो, चाहे किसान नहीं है, नौकर हो, चाहे होटल में काम करने वाले हो, चाहे बनियान कंपनी में काम करने वाले हो, कोयम्बतूर में जैसे किसी कारखाने में काम करने वाले हो, हर कार्य में, होटल में भी वो कार्य करने वाले, वो रसोईया वे रहते हैं, हर जगह रहते हैं, फैक्ट्री में है, मकान बनाने की काम भी, बढ़ई का काम, हर प्रकार का काम उसमें उत्तर भारतवासी लगे हुए हैं, क्योंकि इसका कारण यह है कि मातृभाषा बोल करके वे अपना कार्य संभाल सकते हैं। यहाँ के लोग भी उनकी हिंदी को समझ लेते हैं, उसका उत्तर दे पाते हैं। जैसे कि हमने एक घर बनाया था, अभी 2 साल पहले नया घर बनाया था मैंने और मेरे बेटे ने, तो ये काम करने के सारे मजदूर, कारीगर सिर्फ इंजीनियर तमिल वाले थे, बाकी सब लोग पेंटिंग करने वाले और ये अलंकार करने वाले, सजावट करने वाले, और ये अभी जो फेमस है क्या है, फर्श के लिए टाइल्स लगाते हैं ना, वो टाइल्स लगाने वाले सभी उत्तर भारत वाले, सबके सब उत्तर भारतवासी थे। हमारी बहू जो, मेरी बहू जो सारा काम देखती थी, देखभाल करती थी, क्योंकि हम लोग बाहर, मैं कॉलेज चला जाता था, बेटा स्कूल चला जाता था, वो ही अकेली बहू ही उसकी देखभाल करती थी। उन लोगों ने क्या किया, ऐसे पुकारने लगी, मालकिन मालकिन पुकारने लगी। जो कारीगर घर का काम करने के लिए आए थे, उसको मालकिन मालकिन पुकारने लगे, तो उनके द्वारा मेरी बहू ने भी हिंदी सीख ली। इस प्रकार संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को गांधी जी ने अमल में करने का जो सपना देखा, वो सपना आज भी साकार हो रहा है। देखिए आज हमारे भारत देश के उपसभापति चुने गए हैं, कौन, श्री सीपी राधाकृष्णन जी। ये कौन है, तमिलनाडु के हैं, हमारे तिरुपुर के हैं। उनके घर में गया हूँ, कई बार गया हूँ, नजदीक में ही मैं जाता था, रहा करता था। इसलिए ऐसा कैसे हुआ, हिंदी के कारण हुआ। वे कैसे महाराष्ट्र के गवर्नर बने, राज्यपाल बने, वैसे हिंदी के द्वारा ही, हिंदी के माध्यम से ही। तो हिंदी का माध्यम देशवासियों को एक सूत्र में बांधने के लिए, और साथ ही साथ
हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हिंदी का माध्यम अत्यंत आवश्यक। गांधी ने समझा पहले, ये तो आगे की बात पहले ही सोचा करते थे, ये दीर्घदर्शी थे। इसलिए आज जो हो रहा है इसका सपना उन्होंने आजादी के पहले ही देखा था। आज उनका सपना साकार हो रहा है। हम प्रचारक बंधु आज क्या कर रहे हैं, हर हर जगह हर गांव में आजकल हिंदी प्रचारक हैं। जहां देखो वहां बोर्ड है, लर्न हिंदी, यहाँ हिंदी सिखाई जाती है। हर जगह बोर्ड है, देहात में भी आज के बोर्ड है, लर्न हिंदी, लर्न हिंदी। यहाँ पर हिंदी सिखाई जाती है। स्त्रियां भी और पुरुष भी सब हिंदी प्रचार की सेवा में लगे हुए हैं। उनमें से हम भी एक हैं। हमारा काम भी हिंदी प्रचार ही रहा है। जवानी से लेकर के 18 साल से लेकर के, जब मैं 18 साल का था तभी से मैं हिंदी प्रचार कार्य में लगा हुआ हूँ। मेरे पिताजी ने, मैं जब चौथी कक्षा में पढ़ता था उसी समय मुझे हिंदी सिखाना शुरू कर दिया था। तो 18 साल में ही मैंने दूसरों को हिंदी सिखाना चालू कर दिया। कि मेरे पिताजी का विवेक था, उन्होंने प्रेरणा दी कि तुम तो अभी बचपन से ही, बालपन से ही हिंदी सिखाना शुरू करो, तो आगे वही तुम्हारा लिए तुम्हारा धंधा पेशा बन जाएगा। आज वही मेरे लिए पेशा बन जाता है। मेरे जिगरी दोस्त हैं, सैलम में रहते हैं, जिनका नाम अन्नामले है। वे कहा करते थे, हम दोनों एक साथ रहा करते थे। वे कहा करते थे कि हिंदी ही, आज हिंदी के कारण ही हम आज भोजन कर रहे हैं। हिंदी ही हमें भोजन दे रही है, हिंदी ही हमारे लिए खाद्य पदार्थ दे रही है, हिंदी ही हमारे लिए कपड़ा दे रही है। इसलिए वे ऐसे ऐसे ही कहा करते थे, सुंदरराजन, हमारे भोजन देने वाला अन्नदाता भगवान के बाद, किसान के बाद हिंदी है। अगर हिंदी ना सीखे होते तो हमें आज भोजन करना भी मुश्किल हो जाता, क्योंकि हम लोग गरीब थे, उच्च शिक्षा पाने के काबिल नहीं थे उनके जमाने में, 1921 में, 1921 में। लेकिन मैं ऐसा नहीं था। मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ाया, कॉलेज भेजा, पढ़ाया, एमए कराया और एमए बीएड कराया, एमफिल कराया। ऐसे मैंने अपनी एक एक करके, एक एक स्टेप आगे बढ़ के सभी स्नातक को तक जाए सीख ली। लेकिन अन्नामलई जी क्या करते थे, हम जुलाहे थे, मेरे पिता भी जुलाहे थे, फिर भी उन्होंने क्या किया, दीर्घ से उन्होंने क्या किया, अपने बच्चों को पढ़ाया, सिखाया, हिंदी भी ये सिखाई। इसलिए अन्नामलई जी कहा करते हैं कि हिंदी ने ही मुझे भोजन दिया है। भोजन में जो मैं लेता हूं तो वो हिंदी की है। इस प्रकार के करने वाले लोग अनेक हैं, बहुत सारे लोग हैं दक्षिण भारत में पड़े हुए हैं। इसका कारण ये नहीं मत माने कि हम दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में हिंदी को टूसना चाहते हैं, जबरदस्ती लादना चाहते हैं। ऐसी बात नहीं है। हम किसी से भी जाकर के उनसे मजबूरन हिंदी सीखने को हम नहीं करते। हिंदी सीखने के लिए उनको मजबूर नहीं करते। हम बैठे हुए हैं अपने घर में, बच्चे आते हैं, मास्टर साहब मैं हिंदी पढ़नी है, अच्छा आओ बैठो सिखाऊंगा, बस। यहाँ पर जाति धर्म किसी का प्रकार का भेद नहीं है। इस दृष्टि से भी हिंदी लोगों को एक करती है। हमारी कक्षा में सभी प्रकार के लोग आते हैं, सभी वर्ण के लोग आते हैं। इसमें वर्ण की, जाति की, धर्म की कोई भेद,
कोई गुंजाइश नहीं है, इस प्रकार का कोई भेद नहीं है। हम सभी को सिखाते हैं और सभी को पढ़ाते हैं। ये हिंदी के जरिए ही हो रहा है। इसलिए हिंदी हमारे लिए उन्नति के लिए, उन्नति का वाहक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हिंदी ही सब कुछ है, ऐसा नहीं कहता। हिंदी भी एक है, हमारी उन्नति का, प्रगति का एक साधन है हिंदी। जिनके लिए प्रगति का साधन, प्रगति का कोई मार्ग नहीं है, वे भी हिंदी के जरिए प्रगति कर सकते हैं। यही बात मैं कहने जा रहा हूँ। मैं ये नहीं कहना चाहता कि हिंदी ही प्रगति का रास्ता है, हिंदी ही प्रगति का सोपान है, ऐसा मैं नहीं कहना चाहता। मैं यही कहना चाहता हूँ, हिंदी भी प्रगति की सोपान है। इसलिए हम लोग हिंदी पढ़ें। अभी हम पढ़ चुके हैं और पढ़ा रहे हैं, और इस हिंदी दिवस के रूप में हम के उपलक्ष्य में हम ये संकल्प लें कि सबको हिंदी पढ़ाएं, और सबको हिंदी पढ़ने का मौका दें, सबको हिंदी परीक्षा में बैठने का, अव्वल उन्हें आने का और लाने का प्रयास करें, ताकि वे भी भविष्य में हिंदी प्रचारक बनेंगे और हिंदी सिखा सकेंगे। इस प्रकार हिंदी का प्रचार धूमधाम से, भारी मात्रा में, ह्यूज क्वांटिटी में होता रहेगा। और इसके द्वारा जितना भी फल मिलेगा, क्योंकि शिक्षा ऐसा है, शिक्षा के बारे में एक कहावत है, आपको मालूम होगा, श्लोक है, ना चोर परिहार्यम, ना भ्रातृभाज्यम, ना द्वारकारी, ना राजहस्यम, व्यये कृते वर्धितम, विद्याधनम सर्वधन प्रदानम। एक सूत्र है, एक संस्कृत का एक सूत्र है, श्लोक है, आप जानते होंगे। मैक्सिमम अधिकतर लोग ये श्लोक जानते हैं। क्या क्या बोलते हैं? व्यये कृते वर्धितम, हमारे पास जो पैसा है, धन है, खर्च करते रहने से वो मिट जाएगा, घट जाएगा। लेकिन ये विद्यारूपी धन जो है, जितना हम देते रहे, मतलब सिखाते रहे, तो वो उतना वो बढ़ता ही जाएगा, नहीं घटेगा। इसीलिए हमारी परंपरा के बाद, हमारे समय के बाद आने वाला जो समय है, आने वाले जो हमारे संतति हैं, वे हिंदी सीखेंगे और हिंदी सिखाएंगे। तो उसके द्वारा इस अपूर्व निधि को, शिक्षा रूपी अपूर्व धन को प्राप्त करेंगे और प्राप्त कराएंगे। ये जो संकल्प हमें इस दिवस के उपलक्ष्य में लेना है और उनके जरिए आगे बढ़ना है। सो हमारा विचार सभा की जो वो वो क्या है, वो उसका डिजाइन है ना, वो क्या बोलता है, एक राष्ट्रभाषा हिंदी हो लोगों, एक राष्ट्रभाषा हिंदी हो, एक हृदय हो भारत जननी। आप देखिए, शायद उस पर कोई किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा। अब दोबारा देखिए, हमारी दक्षिण भारत विचार सभा का लोगो जो है, उसमें क्या बना है, हार्ट का पिक्चर होगा सब जगह चारों ओर। उसमें क्या लिखा है, एक राष्ट्रभाषा हिंदी हो, एक हृदय हो भारत जननी। इस प्रकार रामचरितमानस में तुलसीदास ने उसको मानस नाम दिया, रामायण नहीं नाम नहीं दिया। तमिल का रामायण जो है, उसे कहते हैं कंबर रामायणम। वाल्मीकि का जो रामायण है, उसे कहते हैं वाल्मीकि रामायण। लेकिन तुलसीदास ने उस रामायण की कथा का नाम दिया रामचरित मानस। रामचरित
भारतवासियों का मानस है। इस मानस का, रामचरित मानस का असली उद्देश्य क्या है, इस कहानी को लिखने का तुलसीदास का उद्देश्य क्या है, क्योंकि हर काव्य का उद्देश्य जरूर होना चाहिए। क्या है? ये रामचरित भारतवासियों का मानस है। रामचरित भारत के लोगों का, भारतवासियों का मानस है। इस मानस में जो भी रामचरित पढ़ते हैं उनमें समन्वय भावना पैदा होगी। जाति के नाम पर समन्वय है, धर्म के नाम पर समन्वय है। समन्वय भावना ही रामचरितमानस का प्रधान उद्देश्य है। जैसा कि कंब रामायण में भी अंत में विभीषण शरणागति पड़ा, सो वो रावण युद्ध पूरा हो गया, खत्म हो गया। खत्म होने के बाद विभीषण राम के पैरों पर पड़ा और आशीष मांगी। तो कंबर लिखते हैं, वो राम कहते हैं, ऐसा कंबर लिखते हैं। तमिल जो नहीं जानते वे तमिल भाषा से बोझ करके अनुवाद कर देता हूं मैं। அன்புள்ள குகனோடும் ஐவரானோ, அன்புள்ள குகனோடும் ஐவரானோ, பின்பு குடு சொல்வான் மகனோடும் அறுவரானோ, இன்று முதல் உன்னோடு எழுவரானோ என அண்ணால் சொல்ல விபீஷணன் அடிபணிந்தான் என்று முடிப்பார். ராம சொல்றாராமா, அன்புள்ள குகனோடு ஐவரானோம். நாங்க 4 பேரு, ராம, லக்ஷ்மண, பரத், சத்ருகன் 4 பேர் இல்லையா? குகனை சேர்த்துக் கொண்டேன். கங்கா கா சுவாமி குக, அவனோட ஐவரான் 5 हो गए. பிறகு குடு சொல்வான் மகனோடு, யாருன்னா சுக்ரீவன், கிஷ்கிந்தா காண்டு, அவனோடு அறுவர் ஆனோம். அவனையும் பாயின்றார். அவரு இன்று முதல் உன்னோடு எழுவர் आनो, और तुम्हारे विष्णु के साथ हो गए। यहाँ देखिए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न क्षत्रिय थे। गंगा का स्वामी गुह वो भील जाति का था, नीच जाति का था। अच्छा, सुग्रीव कौन था? वानर जाति का था। विषण कौन था? राक्षस जाति का था। लेकिन इन सभी जाति वालों को श्री रामचंद्र ने एक कहा, बाई का संबोध किया। इस प्रकार का समन्वय रामचरितमानस को पढ़ने से होना चाहिए, हो सकता है। इसी उद्देश्य से, इसी सपने से तुलसीदास ने रामचरित का नाम रखा। यह रामायण की कथा नहीं है, ये रामचरित मानस है, भारतवासियों की मानस है। इसीलिए मैं जो भी राम के भक्त हैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि सबको समान माने। इस संसार में, इस समाज में कोई भी ऊंचा, कोई भी नीचा नहीं है, सब समान है। यही बात हमें रामचरितमानस सिखाता है। रामचरित भी हमको यही संदेश देता है। इस संदेश को हम दिल में रखें और किसी के नाम पर भारतवासी भारतवासी है बस। यहाँ ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है, ना कोई मत है, सब एक हैं। सभी भारतवासी एक हैं, ना छोटे हैं ना बड़े हैं। इसी तथ्य को रामचरितमानस ने हमें सिखाया। ये रामचरित्र हम पढ़ रहे हैं, हिंदी के जरिए हम पढ़ रहे हैं। इसलिए इसके द्वारा हम भी क्या करते हैं, हम भी भारत की अखंडता का, भारत की एकता का संदेश समाज को और राष्ट्र को दे रहे हैं। ये हमें गर्व करना चाहिए। यदि प्रचारक के रूप में हमें ये गर्व करें कि हम भी भारत की एकता रूपी महल की एक इमारत, एक ईंट है, एक कड़ी है, एकता रूपी माला की एक कड़ी है, ऐसा हमें मानना चाहिए
और इस शुभ अवसर पर ऐसा संकल्प हम लेंगे कि सबको समान माने और सबको हिंदी सिखा दें और एकता को हम दृढ़ बनावें। इसी संदेश के साथ मैं आपका आज का ये भाषण समाप्त करना चाहता हूँ, क्योंकि समय लंबा हो गया। इसलिए कुछ मैंने कहना चाहता था आज के एपिसोड में। आज का वर्ग हिंदी दिवस के रूप में चला, इसलिए कल इसी प्रकार के नए एक शीर्षक के साथ, व्याकरण की शीर्षक के साथ आपसे मिलने वाला हूँ। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। और अगले जो हमारे भगने हैं और सके हैं, ये लोग भाषण देंगे। मैं जरा बाहर था, इसी वजह से आपसे इस वीडियो के द्वारा आपसे मिल रहा हूँ। और सब लोग एक रहें, हिंदी पढ़ें और पढ़ावें और दुनिया के सामने भारत का नाम ऊंचा रखें। धन्यवाद। जय हिंद।